नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। टेलीफोन की घंटी बजते ही रितेश और कंचन की नींद उचट गई। इतनी रात को कौन फोन कर सकता है, यह सोचते हुए रितेश ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। उधर की बात सुनते ही उसके मुंह से घबराहट भरा शब्द निकला, क्या? कंचन चौंक कर उसका चेहरा देखने लगी। साथ ही उसके चेहरे पर उभरे भाव को पढ़ने और टेलीफोन की बातें सुनने की भी कोशिश करने लगी। कुछ पल बाद रितेश रिसीवर क्रेडिल पर रखते हुए बोला, राकेश का फोन था, चंदू बहुत सीरियस है, हमें तुरंत प्रयागराज चलना होगा। क्या हुआ उसे? रिद्धि कैसी है? अभी तक वह ठीक ठाक है, पर अगर भगवान न करे कुछ हो, चंदू को कुछ हो गया तो तुम समझ सकती हो कि रिद्धि की स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति में उसके परिवार में एक अजीब संकट उत्पन्न हो जाएगा। रिद्धि का एक ही बेटा है चंदू, और वह ऑपरेशन भी करा चुकी है। भगवान न करे कुछ ऐसा हो। कंचन के पास लेटे गोलू को देखा, उसके हृदय में गोलू के प्रति असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई और उसने गोलू को अपने सीने से भींच लिया। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, रितेश है लिहाज से बाहर निकलने लगा। हालांकि गोलू के प्रति एक पल के लिए उसके हृदय में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई थी, जिसे उसने झटक दिया था। कानपुर स्टेशन पर ट्रेन में बैठते ही कंचन ने अपने हृदय में उठ रही भावना को रितेश के समक्ष व्यक्त किया। अगर चंदू को कुछ हो गया तो वे हमसे हमारे गोलू को तो नहीं मांगेंगे ना? गोलू पर अब उनका कैसा अधिकार? गोलू अब तो हमारा बेटा है। रितेश ने मानो कंचन को सांत्वना दी, पर कंचन को उसके शब्दों से संतोष नहीं हुआ। ट्रेन चलते ही कंचन धीरे धीरे अपने वर्तमान से दूर अतीत की ओर जाने लगी। अतीत के दृश्य उसकी आंखों के समक्ष सजीव होने लगे। लगभग 8 साल पहले कंचन की शादी रितेश से अपने ही शहर कानपुर में हुई थी। कंचन व रितेश दोनों को ही बच्चों से बेहद लगाव था, इसलिए वे बच्चों के लिए बहुत उत्सुक थे। पर शादी के 3 साल बाद भी जब कंचन गर्भवती नहीं हुई, तब दोनों ने डॉक्टर से चेकअप करवाया। जांच के दौरान पता चला कि कंचन का गर्भाशय बिल्कुल अविकसित है और उसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो आज के विज्ञान के युग में भी दूर नहीं होगी। अर्थात कंचन आजीवन प्रसव पीड़ा से वंचित रहेगी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। कंचन पर इसका जबरदस्त आघात हुआ। वह स्वयं को अधूरी औरत मानकर गुमसुम रहने लगी। अब तो वह जब भी किसी मासूम बच्चे को देखती, उसके कोमल हृदय से दर्द का गुबार फूट पड़ता, जो आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने लगता। हालांकि ये जानने के बाद भी कि कंचन कभी मां नहीं बन सकेगी, रितेश और उसके माता पिता ने कंचन को कभी उपेक्षित नहीं किया, बल्कि जब कभी कंचन अधिक दुखी हो जाती, तब वे उसे समझाते। कंचन, तुम खुद को कसूरवार क्यों समझती हो? प्रकृति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम इस स्थिति के लिए दोषी नहीं हो। ऐसा वक्त पर कंचन रितेश व माँ की गोद में सिर रख कर सुबह पड़ती। पर मैं तो स्वयं को ही दोषी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बंजर धरती हूँ जो इस सूने आंगन में खुशियों का एक फूल भी नहीं खिला सकती। रितेश भी दिन ब दिन गंभीर होती जा रही कंचन की स्थिति से चिंतित रहने लगा था। वह कंचन से बेहद प्यार करता था। कंचन उसके जीवन में खुशियों की बहार बनकर आई थी। रितेश ने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके जीवन में ऐसी जीवन संगनी आएगी जो उसके जीवन के हर अंग में प्यार और खुशियों का रंग भर देगी। शादी के चंद दिनों बाद से ही कंचन ने अपने आचरण से सबका मन मोह लिया था। अब कंचन के बगैर तो रितेश जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब कंचन मुरझाए हुए फूल की भांति होती जा रही थी। एक रात जब रितेश की नींद टूटी तो वह देखकर चौंक गया कि कंचन शून्य में निहारे जा रही थी और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। कंचन, तुम अभी जाग रही हो? रितेश ने उसे टोका तो वह चौंक गई। यूं ही नींद खुल गई थी, उसने कहा। रितेश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कंचन, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों अपने आप को मार डालने पर तुली हुई हो? आखिर जब हमने तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की, तो फिर तुम क्यों चिंता में दिन रात भूली जा रही हो? आप सब हमसे कोई शिकायत नहीं करते, ये आपकी महानता है।
पर क्या मैं आप सबका दर्द नहीं समझती? क्या आप बाप नहीं बनना चाहते? क्या माँ जी बाबूजी नहीं बनना चाहते? तो उनके भी पोते पोतियां हों जो उन्हें दादा दादी कहें। कंचन सिसकते हुए लगी। जो उनकी गोद में खेले उनकी किलकारियों से इस घर का सूना आंगन गूंज उठे। रितेश उसके आंसुओं को पोंछने लगा। इंसान बहुत कुछ चाहता है, पर ये जरूरी नहीं कि हर इंसान की हर चाहत पूरी ही हो जाए। खुद पर काबू रखो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों के बगैर भी जी लेते हैं, पर आखिर आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, एक बात कह रही हूँ, आप मेरा मुंह छोड़ दीजिए और आप दूसरी शादी कर। रितेश ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार, जो आज के बाद मेरी दूसरी शादी की बात निकाली तो मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। रितेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। सिसकती हुई कंचन भी उसमें समाती चली गई। इसी तरह लगभग 1.5 साल और गुजर गया। फिर कंचन की छोटी बहन रिद्धि की शादी प्रयागराज में राकेश से हो गई। शादी के 4 महीने बाद ही रिद्धि गर्भवती हो गई। रिद्धि अति आधुनिक विचारों वाली युवती थी। वह जीवन को बिल्कुल मौज मस्ती के नजरिए से देखती थी। वह 3-4 सालों तक खूब मौज मस्ती, आराम और देश विदेश के सैर सपाटे सिर्फ और सिर्फ अपने पति राकेश के साथ करना चाहती थी। अर्थात वह अपने और राकेश के बीच अभी बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए असावधानीवश गर्भवती हो चुकी थी। रिद्धि ने गर्भपात कराने का फैसला किया। गर्भपात के लिए राकेश भी राजी हो गया था। ये बात रिद्धि ने बातों ही बातों में फोन पर अपनी दीदी कंचन को बता दी। कंचन ने रिद्धि को ऐसा करने से तुरंत मना कर दिया और भागी भागी रिद्धि के पास पहुंची। रिद्धि, अगर तू अभी बच्चा नहीं चाहती तो ना सही, पर उसे मार मत, उसे मुझे दे दे। लेकिन दीदी, रिद्धि घबरा सी गई। अपनी इस अभागिन दीदी पर दया कर मेरी बहन। कंचन का स्वर भर्रा गया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। अभी तुमने चंद दिनों तक अपने वैवाहिक जीवन का सुख पाया है, पर पर अपनी दीदी की खुशियों के लिए अपने जीवन के इस अनमोल क्षण को 9 महीने के लिए मुझे सौंप दे रिद्धि। अपना बच्चा मुझे दे दे, मेरी सूनी गोद भर दे। कंचन अपना आंचल फैलाकर रो पड़ी। मेरे सूने आंचल में खुशियों की भीख डाल दे मेरी बहन। मैं तेरा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मैं तेरे बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह रखूंगी। रिद्धि ने कुछ दूरी पर खड़े अपने पति राकेश को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। राकेश ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। फिर रिद्धि ने अपने गर्भवती होने के 9 माह बाद एक नन्हे सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसे कंचन कुछ दिनों बाद अपने साथ ले गई। रितेश व उसके माता पिता ने उस बच्चे को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर तो उनके सूने घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। उसे प्यार से सभी गोलू पुकारने लगे। गोलू को जन्म देने के 1.5 साल बाद रिद्धि पुनः गर्भवती हो गई। वैसे तो रिद्धि अभी 1-2 साल और बच्चा नहीं चाहती थी, पर राकेश के माता पिता के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। फिर उसने चंदू को जन्म दिया। चंदू का जन्म ऑपरेशन से हुआ था। ऐन वक्त पर रिद्धि और राकेश ने आपस में परामर्श किया और रिद्धि ने ऑपरेशन करा लिया। इस बारे में बाद में जब राकेश के माता पिता को पता चला तो उन्होंने इस पर सख्त आपत्ति प्रकट की। और अब हो भी सकता क्या है। कंचन ने भी रिद्धि और राकेश द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए इस कदम पर दुख व्यक्त किया था। कुछ महीने बाद जब चंदू को निमोनिया हो गया, तब रिद्धि और राकेश को भी अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो कंचन अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ घंटों के सफर के बाद जब वे लोग रिद्धि के घर पहुंचे, तब बाहर खड़े कुछ लोगों के आंसू भरे चेहरे और अंदर से दिल दहला देने वाले रिद्धि के रुदन से वे सब कुछ समझ गए। कंचन गोलू को रितेश के हाथों में थमाकर अंदर भागी। रिद्धि पागल सी हो गई थी। रिद्धि के माता पिता व राकेश उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। कंचन को करीब देखकर वह उससे लिपट गई। दोनों बहनें विलाप करने लगी। रितेश उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। कंचन खुद पर काबू रखकर रिद्धि को सांत्वना देने लगी। तभी रिद्धि की दृष्टि गोलू पर गई। वह एक पल के लिए उसे आंसू थम गए। उसने रितेश की गोद से गोलू को झपट लिया और उसे चूमते हुए पुनः रोने लगी।
कंचन यह सब अपलक उन्हें देखती रही। अचानक गोलू भी रोने लगा। राकेश ने गोलू को उससे ले लेना चाहा, पर रिद्धि ने मना कर दिया और उसे चुप कराने लगी। धीरे धीरे गोलू चुप हो गया। रितेश व कंचन की दृष्टि मिली और फिर झुक गई। वक्त गुजरने लगा। रिद्धि धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब गोलू अधिकांशतः रिद्धि के पास ही रहता। वह रिद्धि को पहचानने लगा था। रितेश कंचन व गोलू को कुछ दिनों के लिए रिद्धि के पास छोड़कर अपने घर चले गए थे। इस दौरान घर में हर आने जाने वाले और रहने वाला गोलू के संबंध में ये जिक्र जरूर करता कि गोलू रिद्धि का ही बेटा है। इस तरह की बातें सुन सुनकर कंचन का दिल जोरों से धड़कने लगता और उसे घबराहट होने लगती। एक दिन रितेश का फोन आया। उसने बात करने के बाद जब कंचन पलटी, तब पास खड़ी रिद्धि ने उसे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। कल वो मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं, कंचन ने कहा। तो रिद्धि उदास हो गई और बिस्तर पर सो रहे गोलू को देखने लगी। एक बात कहूँ दीदी, तुम गोलू को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो क्या? कंचन बस उसे निरंतर देखती रही। उस दिन गोलू के सहारे स्वयं को भुलाने की कोशिश करूंगी, फिर उसे तुम्हारे पास स्वयं पहुंचा दूंगी। मैं इसके लिए जिद नहीं करूंगी। गोलू पर तुम्हारा ही अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसे छोड़ जाऊंगी। कंचन ने किसी तरह तो कह दिया, पर उसके मन में गोलू के प्रति असुरक्षा की भावना बरबस ही प्रबल होने लगी थी। अगले दिन रितेश आ गया। कंचन ने जब उसे रिद्धि की इच्छा से अवगत कराया, तब वह भी सोच में पड़ गया। ऐसी स्थिति में इनकार करना भी तो ठीक नहीं होगा। वह सिर्फ इतना ही कह सका। रितेश उसी दिन लौट जाना चाहता था, पर रिद्धि ने एक दिन के लिए उसे रोक लिया। रात के 11 बज चुके थे, पर राकेश अभी तक घर नहीं लौटा था। वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। रितेश व कंचन रिद्धि के कमरे में बैठे उससे बातें कर रहे थे और राकेश के आने की प्रतीक्षा भी। घर के लगभग सभी सदस्य सो चुके थे। उसी समय पास वाले कमरे से राकेश की माँ की आवाज सुनाई दी। आजकल के लड़के लड़कियां बगैर लगाम के हो गए हैं। जो मर्जी में आता है वही करते हैं। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। दोनों बहुत मॉडर्न बन रहे थे। लो अब भुगतो ज्यादा मॉडर्न बनने का नतीजा। दुष्ट लड़की कहा करती थी कि पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं। ज्यादा चालाक बनने का यही नतीजा होता है। ये राकेश के पिताजी की आवाज थी। अरे इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, माँ कह रही थी। पहला बच्चा पैदा करके बगैर हमसे कहे सुने अपनी 5 बहन को दे दिया और अब खुद ही बांझ हो गई। रितेश कंचन व रिद्धि की नजरें मिली और फिर झुक गई। मैंने तो सुबह राकेश से साफ साफ कह दिया था कि यदि अपनी मॉडर्न बीवी को घर में रखना है, तो वह अपनी दीदी से हमेशा के लिए अपना बेटा मांग ले, वरना उसे घर से हमेशा के लिए जाना होगा और तुझे दूसरी शादी करनी होगी। माँ चिल्ला रही थी। मैंने भी राकेश से साफ साफ कह दिया है कि यदि अब कि उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया और हमारी बात नहीं मानी, तो मैं उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। बहुत देर से थमा रिद्धि के आंसुओं का बांध टूट गया। कंचन ने उसे दिलासा दिया तो वह उसकी गोद में सिर रख कर सिसकने लगी। दीदी, हम दोनों के साथ कितनी अजीब बातें जुड़ी हुई हैं। तुम चाह कर भी किसी बच्चे को जन्म न दे सकी, और मैंने ना चाहते हुए भी पहली बार तुम्हारे लिए और दूसरी बार अपने सास ससुर के लिए समय से पहले बच्चे को जन्म दिया, पर वो हमसे हमेशा के लिए रूठ गया। और अब स्थिति ये है कि मैं चाह कर भी माँ नहीं बन सकती, जबकि बच्चा ही अपने सुखद भविष्य की गारंटी है। इसके बिना पता नहीं मेरा क्या होगा। दीदी, तुम माँ नहीं बन सकी, तुम्हें यही एकमात्र दर्द था। तुम्हारे पति व सास ससुर भी फिर भी तुम्हारे साथ थे। वे तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं और समझते रहेंगे, क्योंकि वे महान हैं। पर मेरा भाग्य इन विशेषताओं से वंचित है। राकेश का व्यवहार भी चंदू के जाने के बाद बदला बदला सा लग रहा है। वे मेरे लाख पक्षधर सही, पर अपने माँ बाप से भी डरते हैं। शायद तभी आज से वे भी तुमसे गोलू को मांग लेने को कह रहे थे, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कैसे तुम्हारी गोद को सूनी कर दूं? सूनी गोद का दर्द क्या होता है, ये मैंने अब भी तो जाना है। कंचन की मन स्थिति अजीब होती जा रही थी। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं।
कुछ देर बाद जब राकेश आया तब कंचन गोलू को लेकर रितेश के साथ अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे शून्य में निहारते रहे। फिर रितेश ने कहा, क्या सोच रही हो कंचन? हमें गोलू को रिद्धि के हवाले कर ही देना चाहिए। कैसे कर देना चाहिए? बहुत देर थमा कंचन के आंसुओं का बांध भी टूट गया। मैंने उसे लेकर क्या क्या सपने देखे हैं। अरे जब मांगना ही था तो दिया था क्यों? तुम्हारी सूनी गोद भरते वक्त उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी ही गोद सूनी हो जाएगी। आज उसका जीवन एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता उसके अंधकार में भविष्य की ओर जाता है और दूसरे रास्ते में गोलू एक उम्मीद की किरण बनकर दिख रहा है। यदि ये किरण उससे दूर हो गई तो हो सकता है कि आने वाले कल में उसे तलाक दे दिया जाए। फिर उसका क्या होगा? वैसे भी बंजर धरती को कौन पूछता है। कुछ पल के लिए रुक कर उन्होंने पुनः कहा, जरा इस बात पर भी गौर करो कंचन की, कल को बड़े होने के बाद गोलू को जब ये पता चलेगा कि यदि तुम उसे उसकी माँ रिद्धि को सौंप देती तो उसे जन्म देने वाली माँ, उसकी माँ का जीवन बर्बाद होने से बच जाता। ऐसी स्थिति में क्या तुम्हारे प्रति उसका सम्मान कम न हो जाएगा? उसके उसने तुम्हारे लिए अपने बच्चे को 9 महीने अपनी में सींच कर तुम्हारी सूनी गोद भरी थी। आज वक्त का तगाजा कर रहा है कि तुम उसी के बेटे से उसकी सूनी गोद भर दो। वैसे भी तुम उसकी बड़ी बहन हो और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। कंचन के पास लेटे गोलू को आंसू भरी नजरों से निहारती रही। फिर बोली, माँ जी, बाबूजी ने इस निर्णय का विरोध किया तो वे असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी। कंचन, हमारे फैसले का वे खुले दिल से स्वागत करेंगे। तुम्हारे इस निर्णय से उन्हें तुम पर गर्व होगा। सिसकती हुई कंचन कोई जवाब देने की बजाय गोलू को अपने सीने में लगाए इस प्रकार छिपाने लगी मानो कोई उसे छीन लेगा। सुबह राकेश पर रिद्धि के साथ रितेश व कंचन स्टेशन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन ने जब सीटी दी तब कंचन रितेश की बाहों से गोलू को लेकर बुरी तरह चूमने और बिलखने लगी। रिद्धि, मेरी बहन, तेरी अमानत को मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे हवाले कर रही हूँ, इसे संभाल कर रखना। कंचन ने गोलू और उसके सामान से भरे बैग को रिद्धि के हवाले कर और लगभग दौड़ती हुई चल चुकी ट्रेन में चढ़ गई। उसके पीछे रितेश भी ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही कंचन पुनः फपक पड़ी। रितेश उसके आंसुओं को पोंछने लगा पर उसकी आंखें भी छलक पड़ी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।